नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ आकांक्षा और हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आज मुद्दा है छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन का। दावे ही दावे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो ना प्रशासन का डर, ना कानून का खौफ। रेत माफिया को अब किसी का डर नहीं है। जिसने भी इन्हें रोकने की कोशिश की, उसके खिलाफ किसी भी हद तक जाने से नहीं चूकता है माफिया। कड़वा है, लेकिन सच यही है कि रेत माफिया का दबदबा इतना ज्यादा है कि उसके सामने प्रशासन, कायदे कानून सब बौने साबित हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन धड़ल्ले से हो रहा है। भले ही राजम की बात हो, कांकेर की बात हो, राजनांदगांव की बात हो या फिर जांजगीर की बात हो, धड़ल्ले से अवैध रेत खनन हो ही रहा है। और दबी आवाज में यह भी कहा जाता है कि प्रशासन हो या फिर राजनेता हो या फिर राजनीति हो, कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें मिलीभगत जरूर नजर आती है। चलिए सबसे पहले हम आपको राजम के हालात के बारे में बताते हैं। हमारे सहयोगी आस्तिक मानीपुरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आस्तिक, राजम की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों की बात हो, हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से जो अवैध रेत खनन धड़ल्ले से हो रहा है। रेत माफियाओं पर किसी का काबू नहीं रह गया है। उनके ऊपर जो कार्रवाई करने जाते हैं उन पर हमला कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि प्रशासन का, राजनीति का इन्हें संरक्षण भी प्राप्त है। कब चालू होगा? जी आकांक्षा जी, बता दूं आपको कि पूरा काला पीला जो हो रहा है ये बिना प्रशासनिक संरक्षण के बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जी साहब, ये कितनी विडंबना की बात है कि रेत खदानों में इस एक जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के साथ मारपीट हो जाती है और प्रशासन अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करता। मजबूर होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को खुद इस मामले में संज्ञान लेना पड़ता है। प्रशासन से कहना पड़ता है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। न केवल रेत माफिया बल्कि अन्य जितने ही प्रकार की माफिया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और इसे शांति रहने देना है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक प्रकार की माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। अधिकारियों द्वारा खुली छूट दी जाती है रेत माफियाओं को, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि रेत माफिया इस कलर दबंगई पर उतर आए। और आपको बता दूं कि कई बार रेत घाट के मामले में गैंगवार भी हो चुका है और आने वाले दिनों में और खतरनाक हो सकता है। जैसा कि आपने देखा है पिछले दिनों धमतरी में जिला पंचायत सदस्य पर जिस प्रकार से हमला किया गया, इसके कुछ ही दिनों बाद जांजगीर में एक महिला एसडीएम को कुचलने का प्रयास रेत माफिया द्वारा किया गया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि रेत माफिया काफी स्वच्छंद है और निर्भीक है और ऐसा केवल प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण के जरिए हो सकता है, जिस पर लगाम लगाना बेहद ही आवश्यक है। आस्तिक, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि रेत खनन धड़ल्ले से हो रहा है। दबी आवाज में यह भी कहा जाता है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब छापेमार कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो वो लोग पहले से ही वहां पर तैयार रहते हैं। तो आपको भी लगता है क्या, क्योंकि आपने काफी करीब से देखा है, राजम से कई तरह की इस तरह की खबरें निकल करके सामने आती है, तो आपको लगता है कि कहीं सिस्टम में ही पूरी गड़बड़ी है, इसीलिए अवैध रेत खनन किया जा रहा है, जबकि एनजीटी की तरफ से भी साफ आदेश है कि अक्टूबर तक खनन नहीं होना है? जी बिल्कुल सही कहना है। इस मामले में पूरी तरह जिला प्रशासन की मिलीभगत रहती है। खनिज, खासतौर पर खनिज अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी पर खड़े नहीं उतरते हैं। ना तो कभी उनके द्वारा रेत खदानों पर आकस्मिक छापेमारी की जाती है और न ही नियमित अंतराल में रेत खदानों की निरीक्षण की जाती है, जिसके चलते ही ये सब कुछ आपसी मिलीभगत के चलते होता है। और यही कारण है कि खनिज विभाग को तो रेत घाटों में कोई अनियमितता दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उससे दीगर कोई अलग विभाग जैसे कि एसडीएम है, अगर वो छापामार कार्रवाई करते तो उन्हें 30 से अधिक मात्रा में रेत से अवैध रेत से भरी गाड़ियां और चेन माउंटेन मशीनें बेधड़क रेत एनजीटी के नियमों को उल्लंघन करते हुए उत्खनन करते हुए दिखाई देती है, जिन पर कार्रवाई भी होती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या वाकई में रेत माफियाओं को जिला खनिज अधिकारियों के साथ आपसी मिलीभगत है, जिसके चलते इस प्रकार के हालात बन रहे हैं और रेत माफिया इतने निर्भीक हो रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में रेत खनन 15 अक्टूबर तक बंद करने का शासन द्वारा कड़ाई से निर्देश दिया गया है, जिसका पालन सख्ती के साथ खनिज विभाग द्वारा करवाया जाना है। लेकिन ऐसा राजिम और आरंग क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा है। राजिम के कुरुस्केरा, पसौद और कोबरा रेत घाट में आज भी मशीनें धड़ल्ले से चल रही हैं। रेत माफियाओं द्वारा बहुत ही साजिराना अंदाज से अपने अवैध कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। रेत माफियाओं द्वारा बरसात से पूर्व खनिज विभाग से अनुमति लेकर रेत डंप किए गए हैं। 200 से 250 ट्रिप रेत ड्रम किए गए हैं और रेत माफिया उन्हीं रेत को परिवहन किया जाना बताते हुए रोजाना सैकड़ों गाड़ियां रेत परिवहन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में यह हो रहा है कि संबंधित रेत घाटों में रात के समय चेन माउंटेन मशीनों से उत्खनन कर उन्हीं रेतों को परिवहन किया जा रहा है, जबकि जो डंप की गई रेतें हैं यथावत अभी वही डंप की हुई है। तो इस प्रकार का खेल रेत माफिया द्वारा किया जा रहा है और इस खेल से खनिज विभाग के अधिकारी पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन इस बात भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना अपने आप में काफी संदेहास्पद है।
बिल्कुल आस्तिक, समझा जा सकता है जैसा कि आपने बताया कि जब प्रशासन ही सोएगा तो जाहिर सी बात है रेत माफियाओं को राज तो रहेगा ही। आप हमारे साथ बने रहिए। जांजगीर से हमारे साथ सहयोगी राजकुमार साहू भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, राजम के हालात किस तरह से, हमारे सहयोगी आस्तिक ने बताया जांजगीर में किस तरह से अवैध रेत खनन हो रही है, किस तरह से राज है वहां पर रेत माफियाओं का। हमारे दर्शकों को तो आप पहले ये समझाइए कि किस तरह से रेत माफियाओं का ये पूरा सिंडिकेट काम करता है और उन तक जब रेत पहुंचती है तो उनके जो दाम होते हैं वो आसमान छू रहे होते हैं। देखिए, जांजगीर चांपा जिले में रेत का जो अवैध उत्खनन है और परिवहन है वो धड़ल्ले से जारी है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से अवैध तरीके से रेत का उत्खनन होता है और उसके बाद से इसमें जो बड़े स्तर पे जो माफिया हैं वो सक्रिय हैं, उसका एक सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण अभी 2 दिन पहले ही सामने आया है, जब एसडीएम और तहसीलदार जा कर के कार्रवाई वहाँ पर जो टीम है वो करती है, तो वहाँ पर जो रेत माफिया है वहाँ पर हाईवा के द्वारा तहसीलदार एसडीएम जिस गाड़ी में सवार होते हैं उसे टक्कर मारी जाती है और एक तरह से वो बाल बचते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है और इससे समझा जा सकता है कि यहाँ पर रेत माफिया किस तरह से सक्रिय है और किस तरह से यहाँ पर जो उनकी प्रशासन पर भी किसी तरह से उनका जो डर नहीं है ये भी साफ देखा जा सकता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रेत का उत्खनन है वो प्रमुख तौर पर जिला मुख्यालय जांजगीर जो चांपा का मुख्य शहर है यहाँ से लगी हुई हसदेव नदी है, वहाँ पर ये रेत का जो अवैध उत्खनन है वो लंबे समय से जारी रहा है और अभी भी जारी है। इसमें प्रशासन के द्वारा ये कहा जाता है कि लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस तरह से अवैध उत्खनन है वो धड़ल्ले से जारी, उससे नहीं लगता कि यहाँ पर प्रशासन की जो कार्रवाई है उसका असर कहीं भी रेत माफिया पर नज़र आ रहा है। यहाँ इसके अलावा जो जिले में महानदी है वहाँ पर इसी तरह की स्थिति है, यहाँ पर भी रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है और जो रेत माफिया हैं वो माला माल हो रहे हैं। यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि जांजगीर चांपा जिले की ये नदियाँ हैं और इन नदियों का जो अवैध उत्खनन होने से एक बड़ा नुकसान इस क्षेत्र के लोगों को भी होता है, लेकिन जो ये रेत है इसकी जो सप्लाई है वो दूसरे जिलों में या दूसरी जगहों पर जो सप्लाई होती है और इससे जो बड़ा मुनाफा है वो रेत माफिया कमा रहे हैं। जी बिल्कुल राजकुमार, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से पूरी प्लानिंग होती है, प्रोसेस होता है और इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा काल ये जो बनती है नदियों के लिए बनती है और पिसती आम जनता है, क्योंकि उन्हें रेत की महंगाई की मार भी झेलना पड़ता है। आस्तिक, राजकुमार, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। आज हमारे स्पेशल शो सवाल आपका है में हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से अवैध रेत खनन हो रहा है और जिसकी सबसे ज्यादा मार आम जनता को पड़ती है और पर्यावरण को झेलना पड़ता है। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी भी बने हुए। राजनांदगांव से आलोक शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजकुमार साहू और आस्तिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, मैं आपके तरफ आती हूं। राजनांदगांव के अगर बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र की सीमा से राजनांदगांव लगा हुआ है। ऐसे में जितनी भी राजनांदगांव से रेत का अवैध उत्खनन होता है सीधे उसको महाराष्ट्र ले जाया जाता है। वहां की जनता रेत के लिए त्राही त्राही करती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये सब कुछ पता है कि किस तरह से राजनांदगांव में अवैध तरीके से रेत का उत्खनन हो रहा है। प्रशासन मौन है और सबसे बड़ी बात यह कि रॉयल्टी पर्ची की जगह जो भंडारण की पर्ची होती है उसके जरिए खनन कर लिया जाता है, प्रशासन कुछ भी नहीं कहता। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। राजनांदगांव जिले में से ही यहाँ शिवनाथ नदी निकली है और 80 किलोमीटर का जो पैच है उसके इर्द गिर्द जिस तरीके से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और जिस सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, ये प्रशासन का जो ढीला तंत्र है ये उजागर हो रहा है। भंडारण के पर्ची के आधार पर वो वहां पे खुदाई हो रहा है, जेसीबी लग रहा है और आपको बता दूं कि कई जगह तो रात को खुदाई हो रही है और रात को ही यहाँ से माल और रेत जो है महाराष्ट्र रवाना कर दिया जा रहा है। चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है इससे हलचलें, लोगों की जो हलचल है वो वहां पर बहुत कम होती है। इसी का फायदा उठाकर रात को उत्खनन हो रहा है और ट्रक में इसके बाद रवाना भी किया जा रहा है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, बाघ नदी की ओर से हो या फिर महाराष्ट्र सीमा पर जो चंद्रपुर है, मानपुर मोहल्ला जो जंगली क्षेत्र है वहां के जो नदी है उसके इर्द गिर्द अवैध उत्खनन जो है लगातार जारी है और इस पर प्रशासन का मौन आश्चर्यजनक है। जी आलोक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर प्रशासन मौन क्यों रहता है? क्या उन्हें राजनीतिक की तरफ से कहीं से कुछ पॉलिटिक्स की तरफ से उन्हें दबाव झेलना पड़ता है या फिर खुद प्रशासनिक जो अधिकारी है उनकी मिलीभगत रहती है? क्योंकि जब कार्रवाई करने जाती है तो उनके ही दल बल पर वहां पर हमला कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। इशारा इसी तरफ से जिस तरीके से मिलीभगत है प्रशासन का, अगर वो
कोई वहां पे ग्रामीण जो है, आपको बता दूं कि कुछ समय पहले ही मानपुर क्षेत्र में ग्रामीणों ने पकड़ा था रेत का अवैध उत्खनन करते हुए, चंद्रपुर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था, उसको पकड़ के ग्रामीणों ने बस स्टैंड में पकड़ा, पुलिस थाने में लेके आया। उसके बाद जो मामला आज तक इसका कोई समझ में नहीं आया कि उस पर कार्रवाई कराई हुई। इस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है उससे प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह उठता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो खेल है मिलीभगत से चल रहा है। जी बिल्कुल आलोक, हमारे साथ आप बने रहिए। राजकुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जांजगीर से। राजकुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले जब सीएम भूपेश बघेल ने एक बैठक की थी और सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जब जिला पंचायत सदस्य और उनके कुछ जो कर्मचारी थे उनके ऊपर जब जानलेवा हमला किया गया था, तो साफ तौर पर कह दिया गया था कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कुछ दिन कार्रवाई का नाटक किया गया, लेकिन उसके बाद फिर से उसी रूट पर सब लोग चल निकले, फिर से अवैध उत्खनन हो रहा है। आए दिन वहां की तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, जो रेत का अवैध उत्खनन है वो शुरुआत से लगातार ये जारी रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री का बयान आया कि यहाँ पर जो प्राथमिकता से और तेज़ी से कार्रवाई और सख्ती से कार्रवाई, उसके बाद ये माना जा रहा था कि इस मामले में काफ़ी बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय तो हुए, लेकिन जो रेत माफिया हैं वो हावी नज़र आ रहे हैं। और उसमें जब ये अधिकारियों पर गाड़ियों से उनको रौंदने की कोशिश होती है, उनको टक्कर मारने की कोशिश होती है, तो ये एक बड़ा मामला है। और इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर जो रेत माफिया है वो सक्रिय हैं। और इससे ये कह सकते हैं कि रेत माफिया जो है वो बेलगाम हो चुके हैं। और इसमें जो लगातार इस आम लोगों को सबसे बड़ा नुकसान है इन रेत माफिया के सक्रिय होने से, और प्रशासन के द्वारा लगाम नहीं लगा पाने से आम लोगों को महंगी दर पर रेत मिलती है और उनको अलग अलग कारण गिना दिया जाता है। और प्रशासनिक तौर पर इस मामले में बाद में फिर जब शिकायत भी कभी होती है तो इन मामलों में शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं होती, ये भी देखा गया है। तो रेत के मामले में एक तरह से एक बड़ा खेल जांजगीर चांपा जिले में भी हो रहा है। और यहाँ पर एक तरह से जो बड़ा जो इसमें सिंडिकेट है, जो बड़े बड़े माफिया हैं रेत में, वो भी इस मामले में सक्रिय है और उनके द्वारा भी रेत का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। और इसमें एक बड़ा फायदा जो रेत माफिया है उनके द्वारा कमाया जा रहा है। जी बिल्कुल राजकुमार, एक बड़ा खेल तो खेला ही जा रहा है। आस्तिक, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि कई खबर आप ही हम तक भिजवाते हैं कि किस तरह से क्षेत्रों में छापेमार कार्रवाई की जाती है, तो कई हाईवे, कई डंपर जब्त किए जाते हैं और रेत का भी संग्रहण किया जाता है, लेकिन वो कुछ दिनों तक चलता है। ग्रामीण लगातार कहते आते हैं कि हमारे एरिया में अवैध उत्खनन हो रहा है, छापेमार कार्रवाई कीजिए, कुछ ना कुछ तो आप वहां पर बड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन कुछ दिनों तक वो होता है, जब्ती का कार्यक्रम होता है, लेकिन उसके बाद फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। जी, यहाँ पे आपको बता दूं कि जनहित की पूरी तरह उपेक्षा की जाती है। यहाँ पे अधिकारी केवल स्वहित की बात सोचते हैं और यही वजह है कि जितनी भी शिकायतें आती है, उन शिकायतों को कचरे की टोकरी में डाल दिया जाता है। अवैध खनन की जितनी भी शिकायतें आती हैं और केवल अपने निजी हित के चलते अधिकारी संबंधित रेत खदाने को झांकने भी नहीं जाते हैं। कभी कभार अगर राजनीतिक दबाव या फिर अधिकारियों का उच्च स्तर पर दबाव बनता है तो अधिकारी दिखावे के लिए छापेमार कार्रवाई करने जाते हैं, लेकिन छापेमार कार्रवाई में जाने से पूर्व कहीं न कहीं से रेत माफियाओं को भनक मिल जाती है, जिसके चलते ही वे अपनी गाड़ियां वहां से हटा लेते हैं और मशीन से जो उत्खनन है वो बंद कर दी जाती है और दिखावे के लिए लेबर से उत्खनन कराना चालू कर दिया जाता है और नाम मात्र की गाड़ियां वहां रहती है। तो ये सारा कुछ आपसी गठजोड़ से और राजनीतिक मिलीभगत के चलते रेत माफियाओं द्वारा खेला जाता है। बड़ी विडंबना की बात है कि रेत माफिया इतने हावी हो चुके हैं कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संज्ञान लेना पड़ता है। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है, जबकि ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन के अधिकारियों की बनती है कि वे मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप काम करते हुए छत्तीसगढ़ को एक शांत प्रदेश बनाए रखते हुए अपने जिले में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा देखने को नहीं मिलता है और ये लगातार घटनाएं हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब रेत खदानों में, जैसा कि आपको बता दूं कि वर्तमान में रेत का रेट आप भी सुनकर हैरान रहेंगे कि 1550 रुपए में प्रति हाईवा बिकने वाली जो सरकारी रेट है रेत, आज वो 7000 रुपए तक बेची जा रही है, क्योंकि वो 2 नंबर में बेची जा रही है। और आप इससे समझ सकते हैं कि आज सोने के दाम पे रेत बिक रही है और इसे लाभ के लिए वो दिन दूर नहीं जब रेत घाटों में गैंगवार की स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल आस्तिक, आपने सही कहा, सोने के दाम पर जब रेत बिकने लगी तो समझा जा सकता है कि किस तरह से अवैध रेत उत्खनन का खेल चल रहा है। आलोक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने सुना आस्तिक ने बताया कि किस तरह से सोने के दाम पर अब रेत बिक रही है, तो समझा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पॉलिटिक्स जितनी भी हो जाए, खुद सीएम भूपेश बघेल को संज्ञान लेना पड़ता है, लेकिन कार्रवाई जमीनी स्तर पर कुछ होती हुई नजर नहीं आती है। आपको लगता है कि एक तरफ भ्रष्टाचार की भेंट तो हम चढ़ते ही हैं, वहीं प्राकृतिक आपदाएं भी हमें झेलनी पड़ती है, क्योंकि
जैसे जैसे नदियों का लेवल कम होता जाएगा, बाढ़ और इस तरह की चीजें जब सामने आती है तो आम जनता को उसकी भी मार झेलनी पड़ती है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। मैं आपको बता दूं कि राजनांदगांव से ही शिवनाथ नदी, जो महानदी का महत्वपूर्ण नदी है, निकली हुई है। इसके इर्द गिर्द जिस तरीके से अवैध उत्खनन होता है, अब कई जगह में नदी का जो है दिशा बदल गई है। और पहले जिस तरीके से बहुत कम समय के लिए बाढ़ आती थी, अब तुरंत ही आ जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अवैध उत्खनन के चलते शिवनाथ नदी की दिशा कई जगह बदल गई है। यही कारण है। और उसके बावजूद यहाँ पे जिला प्रशासन है जिस तरीके से उसमें निगरानी नहीं रख रही है। और चूंकि ये महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है, महाराष्ट्र में निर्माण कार्य बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और एनजीटी के आदेशानुसार 10 जून से ही जो नदी के जो उत्खनन है वो बंद है। अब उसके बाद अवैध उत्खनन जारी है। और जिस तरीके से बेखौफ होकर रात को उत्खनन होता है और रात को ही उसका परिवहन किया जाता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वरदहस्त है। और जो किस तरीके से बेखौफ होकर जो अवैध जो तस्कर है, रेत तस्कर है, वो अवैध उत्खनन कर रहे हैं और बेखौफ होकर उसको रवाना भी कर रहे हैं महाराष्ट्र। जी राजकुमार, आप बताइए कि जब जांजगीर में एसडीएम और उनके साथियों के ऊपर हमला किया गया था, जानलेवा रेत से ही भरे ट्रक से रौंदने की बात कर दी जाए और मतलब जानलेवा हमला कर दिया जाए, तो समझा जा सकता है कि कितने हौसले बुलंद हैं रेत माफियाओं के। लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कुछ इतनी गंभीर कार्रवाई नहीं की गई है। आज भी वो खुले घूम रहे हैं। बिल्कुल, इस मामले में एक गंभीर मामला है। और इस मामले में अधिकारियों का यही कहना है कि जब कार्रवाई के लिए वो पहुंचे तो देर रात का ये मौका था। और उस देर रात में जो रेत से भरा हाईवा था उसने गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद से वो बाल बाल बचे। इस मामले में जो हाईवा है और जिस ड्राइवर है वो उसका अभी तक पता नहीं चला। ये अधिकारियों का कहना है कि देर रात होने की वजह से इसका पता नहीं चला। लेकिन ये काफ़ी गंभीर मामला है और ये जो स्थिति है ये आगे भी स्थिति बन सकती है। यदि इसी तरह से रेत के माफिया जिले में यदि बेलगाम रहे तो आगे भी इस तरह की स्थिति बन सकती है। ये भी प्रशासनिक अधिकारियों को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद ये अधिकारी देर रात करीब 2 बजे जब कार्रवाई के लिए पहुंचे तो हाईवा के ड्राइवर ने जो रेत से भरा हुआ था उसने गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें एसडीएम और तहसीलदार सवार थे। तो यदि इसी तरह के रेत माफिया यदि सक्रिय रहे और उन पर यदि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये जो रेत माफिया है वो आगे भी इस तरह की स्थिति जो बना सकते हैं और जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस स्थिति को भी देखना पड़ेगा। आम लोगों को तो रेत माफिया नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ तो लगाना ही पड़ेगा इन रेत माफियाओं में, वरना इनका ये जो राज है वो लगातार फैलता ही जा रहा है और आगे स्थिति और भी भयावह हो सकती है। आप तीनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।